सो हमारा था कि नोइंग योर पर्पस। हमने पिछले सेशन में जाना कि कैसे हम अपने लाइफ का पर्पस डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है। और ऑफ कोर्स वो ऐसा सेशन नहीं था कि सेशन खत्म करने के बाद आपको आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा, बट डेफिनेटली रिकॉर्डिंग हो रही है। बट डेफिनेटली आपको एक गाइडलाइंस थी उस सेशन में जो आपको हेल्प कर सकती हैं स्लोली हम अपने लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई कर सकें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद जो दो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में जनरली क्वेरीज आती हैं, लोग जानना चाहते हैं, वो है एक ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप किया जाए। दूसरा क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग पूछते हैं, दैट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में, और मे बी फ्यूचर सेशन में हम ओवर थिंकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो डिसीजन मेकिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर इंस्टेंट पे हमें काम आती है, लेकिन जनरली हमारे करिकुलम में कहीं भी ये है नहीं। सो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या है और अच्छे डिसीजंस कैसे लेने चाहिए वो फ्रेमवर्क समझे। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डिसीजन मेकिंग कब करना है ये सीखें, और कब करना है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब नहीं करना है, या गलत डिसीजंस किन सिचुएशंस में किन परिस्थिति में हम लेते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अगर हमें रहेगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से बैड डिसीजन से अपने आप को अवॉइड कर पाएंगे, बचा पाएंगे, और जनरली एक फ्रेमवर्क फॉलो करके हम मे बी गुड डिसीजन तक पहुंच सकते हैं, या फिर जो भी डिसीजन होंगे वो क्या होंगे, कैसे बेहतर हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो जनरली लाइफ में व्यक्ति 7 सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें बैड डिसीजंस की तरफ व्यक्ति टेंड करता है, या जनरली हमारी लाइफ में हम इन 7 परिस्थितियों में अगर हैं और उस परिस्थिति में हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अगर उस सर्कमस्टांसेस में हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत हद तक चांसेस है कि हम टेंडेंट टू रॉन्ग डिसीजन जा रहे होंगे। तो वो क्या क्या है आप सब लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। पहला है फियर ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। सो जनरली ये सारी डिसीजन मेकिंग हम डिस्कस करेंगे महाभारत से। सो जनरली जब हम लाइफ में बहुत फेयरफुल कंडीशन में होते हैं, है ना, बहुत टेंस्ड होते हैं, सो उस सिचुएशन में अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, डरे हुए हैं, जहाँ रिजल्ट्स का या किसी भी प्रकार का डर है, उस सिचुएशन में अगर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो जरूर ही गलत डिसीजन होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी फियर में, जब हम फियर में हैं तो हम डिसीजन मेकिंग ना करें। महाभारत की स्टोरी आती है कि जब युद्ध खत्म हुआ था तो अश्वत्थामा था। सो अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्र को मार दिया था, और पांडव अश्वत्थामा को पकड़ने ही वाले थे। तभी डर के मारे उसको समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बचूं, कैसे अपने आप को सेव करूं, मुझे लाइफ में आगे क्या करना चाहिए। उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर चलाया? परीक्षित, जो कि अभी जन्म भी नहीं लिए थे, उनके ऊपर चलाया। सो जनरली फियर, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो बहुत छोटे कॉजेस के लिए नहीं चलाया जाता, लेकिन अश्वत्थामा इतना डर गया था कि उस डर में उसको समझ में नहीं आया, उसकी इंटेलिजेंस लॉस्ट हो गई थी, और उसके कारण उसको क्लैरिटी नहीं थी कि क्या एक्शन लेना चाहिए। तो उसने बहुत गलत डिसीजन लिया। तो इसी प्रकार से फियर ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है जो कि हमें गलत डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन की तरफ ले जाती है। दूसरा सर्कमस्टेंस है जिसमें हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, वो है एफिनिटी ड्रिवन बैड डिसीजंस। कई बार हम कई चीजों से या कई लोगों से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, और कई बार इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि उस अटैचमेंट के बेसिस पे, फाउंडेशन पे अगर हम डिसीजन मेकिंग में जाते हैं तो हम जनरली गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे एक हुक होता है ना, हुक कपड़े को टांग सकता है, लेकिन वही हुक अगर कपड़े को आप जोर से खींचो
बिना प्रॉपर तरीके से निकाले, वही हुक उस कपड़े को फाड़ सकता है। उसी प्रकार से वो अटैचमेंट, अटैचमेंट बुरे नहीं है, लाइफ में अटैचमेंट्स होना इज इम्पॉर्टेंट, बट फाउंडेशन बनाना किसी भी डिसीजन मेकिंग का, बहुत एक्सट्रीम अटैचमेंट्स, वो क्या कर सकता है, दैट कैन टीयर अपार्ट, कि हम अटैचमेंट को चूज करें या क्या सही है उसको चूज करें, इन दोनों को अलग अलग कर सकता है। तो इसलिए दूसरा जो जिन परिस्थिति से हमें बचना चाहिए वो है एफिनिटी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग से। थर्ड सिचुएशन है एफिनिटी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जनरली किस व्यक्ति ने की थी महाभारत में अगर देखेंगे तो वो थे दुर्योधन, कर्ण। दुर्योधन और कर्ण बहुत दोस्ती थी और उसका बहुत ही ज्यादा आसक्ति थी, जस्ट क्योंकि दुर्योधन ने उसको दोस्ती ऑफर की थी। सो कर्ण इतना आसक्त हो गया था कि इवन उसको पता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसने अधर्म का ही साथ चूज किया, उसने धर्म को त्याग दिया, जस्ट बिकॉज उसकी जो भी लाइफ में डिसीजन मेकिंग आगे हुई उसका फाउंडेशन था, ही वॉज हैविंग स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद दुर्योधन। So if we get wrong association, wrong kind of people, then that can tear apart what is righteousness and हमारे attachment से। तो थर्ड सर्कमस्टांस है डिसीजन मेकिंग का जिससे हमें जनरली बचना चाहिए, वो है ग्रीफ ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। जब हम बहुत ज्यादा दुखी हैं लाइफ में, उस सिचुएशन में भी हमारा इंटेलिजेंस एग्जैक्टली काम नहीं करता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा शोक में है, दुख में है, कोई ग्रीफ है लाइफ में, उस समय डिसीजन मेकिंग से बचना चाहिए। महाभारत की स्टोरी आती है गांधारी की। हालांकि दो इंसिडेंट्स हैं ऐसे गांधारी के जहां पे उन्होंने ग्रीफ के द्वारा, ग्रीफ के समय में डिसीजन मेकिंग किया। एक समय जब उनको पता चला कि कुंती जो है उन्होंने पहले जन्म दे दिया है बच्चों को, तो इतना ज्यादा दुखी हुई, इतना ज्यादा दुखी हुई कि दुख में उन्होंने अपने गर्भ पे जोर से मुक्के मारे और उसका रिजल्ट ये हुआ, दुख में और ईर्ष्या में उन्होंने जोर से मुक्के मारे कि मेरे गर्भ से संतान पहले क्यों नहीं उत्पन्न हुई। और उसका ही रिजल्ट हम देखते हैं कि उनके गर्भ से जो संतानें उत्पन्न हुई, 100 संतानें जो कौरव उत्पन्न हुए, सबके अंदर स्ट्रॉन्ग एनवियसनेस था। वही गांधारी जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, सो बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उन्होंने भगवान कृष्ण को और पूरे यदुवंश के नाश का श्राप दे दिया। तो जनरली हम जब बहुत ज्यादा ग्रीफ में होते हैं, सो उस समय हम जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो जनरली हमारे मूड से इन्फ्लुएंस होता है। तो हमें ऐसे समय पे बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए डिसीजन मेकिंग की कार्यों से। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा लगता है दुख में ही व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप जॉयस मोमेंट है ना, प्लीजिंग प्लेजरेबल एनवायरनमेंट चल रहा है, बहुत ज्यादा खुश है ना, वहां पे भी हम जनरली गलत डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम धैर्य से लॉन्ग टर्म ना देखते हुए डिसीजन मेकिंग कर जाते हैं ऐसे सिचुएशन में। सो इस सिचुएशन में जो विराट थे, तो जब विराट को पता चला कि उनके जो पुत्र हैं उन्होंने पूरे कौरवों को हरा दिया है, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड हुए, इतना ज्यादा एक्साइटेड हुए, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज जो कि मिनिस्टेरियल पोजीशन पे काम कर रहे थे, उनको बोला कि आप मेरे साथ शतरंज खेलो, ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको बताया कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं महाराज, इस मोमेंट पे आपको नहीं खेलना चाहिए। तो विराट इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने शतरंज को युधिष्ठिर महाराज पे फेंक दिया। तो जनरली जब व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश होता है ना, वो उसके अंदर टेंडेंसी होता है सब कुछ बांटने की, सब कुछ करने की, है ना। आपने देखा होगा लोग पार्टीज करते हैं तो कहते हैं, है ना, आज भाई की तरफ से है कि नहीं, भले भाई कंगाल हो जाए अगले दिन, है कि नहीं। सो खुशी में भी धैर्य रखना, इसलिए भगवत गीता में आप देखेंगे, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सुख दुख दोनों में समान भाव रखना, है कि नहीं। जनरली लाइफ में लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, सुख आए सुख आए,
बट सुख में भी धैर्य, पेशेंस, कामनेस मेंटेन करना, दैट इज एक्चुअल सक्सेस। पांचवा है जिस सिचुएशन में हमें डिसीजन मेकिंग से बचना चाहिए, वो है, म्यूट कर सकते हैं आप लोग, एंग्जाइटी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। लाइफ में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है ना, जब एंग्शियस है उस समय डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन हो सकता है करियर की एंग्जाइटी चल रही हो, लेकिन हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया हो, उसकी एंग्जाइटी हो, है ना। तो एंग्जाइटी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एंग्शियस जब भी हम है तो कुछ ना कुछ हमसे गलती होगी। और ज्यादातर महाभारत में देखेंगे तो भीष्म जो थे ना, उन्होंने एंग्जाइटी ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की। छठा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। अब आप बोलोगे कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन एडवाइस, है ना, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एडवाइस एंड बीइंग मैनिपुलेटेड, है कि नहीं। तो जनरली महाभारत में शकुनी जो थे वो बहुत ही ज्यादा ओपिनियंस के द्वारा इन्फ्लुएंस करते थे दुर्योधन को। और दुर्योधन का क्या था कि कुछ भी था जो दुर्योधन शकुनी बोल रहे हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते थे और एज इट इज अप्लाई करने का प्रयास करते थे। सो ओपिनियन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर ओपिनियन ड्रिवन अब है तो सबसे पहले जो व्यक्ति ओपिनियन दे रहा है हमें क्रॉस चेक करना चाहिए उसके इंटेंशंस। सो ओपिनियन या एडवाइस कृष्ण भी दे रहे थे अर्जुन को, लेकिन उनके इंटेंशंस प्योर थे। शकुनी के इंटेंशंस क्या थे कि भाई मुझे इसकी डायनेस्टी खत्म करनी है। सो इसलिए मैंने पिछले कुछ किसी सेशन में ये बोला था कि वी शुड नॉट ओनली लर्न हाउ टू कम्युनिकेट वर्ड्स, दूसरे के लोगों के वर्ड्स को समझना ही नहीं सीखना चाहिए, दूसरे लोगों के इंटेंशंस को भी समझना चाहिए, है ना। तो इसलिए ओपिनियन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाहिए। ज्यादातर अभी लोग जो दोस्तों में लड़ाई हो रही है, बड़े बड़े लोग, उसका कॉज है लोग ओपिनियंस देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, लोगों के ओपिनियंस है और उसके बेसिस पे, उसके फाउंडेशंस पे, चाहे वो मीडिया चैनल्स हो चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, वो सब क्या कर रहे हैं, एक नैरेटिव जनरेट करते हैं, ओपिनियंस डिफाइन करते हैं और लोग उसके बेसिस बेसिस पे अपनी लाइफ की डिसीजन मेकिंग, अपने बायसेस डेवलप करते हैं। सो ये इसके बेसिस पे जब भी हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कहीं ना कहीं हम गलत रहेंगे। सेवेंथ है वीकनेस ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कई बार लाइफ में हमारी कुछ ना कुछ वीकनेसेस रहती हैं और कई ना कई लोगों को पता होता है वीकनेसेस और वो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स भी जानते हैं। सो महाभारत में धृतराज जो थे उनकी वीकनेस थी कि वो अंधे थे और एक तरह से इनकम्पिटेंट थे। और उनकी लाइफ में आगे जो भी डिसीजन लिए उन्होंने उसका फाउंडेशन यही रखा कि मैं इनकम्पिटेंट था, मेरे साथ उतना न्याय नहीं हुआ, शायद मेरे बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। सो उनका फाउंडेशन कुछ भी था, वो धर्म नहीं था, उनका फाउंडेशन राइटियसनेस नहीं था, उनका फाउंडेशन क्या था कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो आपके साथ ऐसा होना चाहिए। कई बार आप देखेंगे लाइफ में लोग अपने वीकनेसेस के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि उनके साथ खराब हुआ, वो चाहते हैं कि भाई उस दूसरे व्यक्ति के साथ भी कुछ रेसिप्रोकेशन में कुछ होना चाहिए। सो ऐसा डिसीजन मेकिंग हमेशा ही गलत डिसीजंस, गलत एक्शंस की तरफ लेके जाता है। सो हमने अ, देखे सात सर्कमस्टांसेस जिसमें जनरली व्यक्ति गलत डिसीजन की तरफ जाता है। पहला क्या है, फियर ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। दूसरा है एफिनिटी ड्रिवन। तीसरा है ग्रीफ ड्रिवन। चौथा है जॉय ड्रिवन। पांचवा है एंजाइटी ड्रिवन। छठा है ओपिनियन ड्रिवन। सातवां है वीकनेस ड्रिवन। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? यस, नो, नो, यस। नो प्रभु जी। थैंक यू, प्रभु।
तो अब इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एक ये आप कह सकते हो फ्रेमवर्क है, और इसको हम रामायण के एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। बट इसी प्रिंसिपल्स को आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। और हालांकि ये लगेगा कि भाई पेपर वर्क है, डिसीजन मेकिंग करने से पहले कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, बट इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, देन हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज धीरे धीरे स्ट्रांग होगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हम बिना कॉपी पेन के ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो ये हो सकता है फ्रेमवर्क आपको लगे कि 4 स्टेप फ्रेमवर्क है, ये करना पड़ेगा मुझे, बट इट इज थोड़ा सा प्रैक्टिस की चीज है। इट विल बिकम इनेट इन योर नेचर। सो अगर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग टूल मैं बोलूं तो वो है रैप, है कि नहीं? व्हाट रैप मतलब क्या है? डब्ल्यू मतलब वाइडन योर ऑप्शंस, आर मीन्स रियलिटी टेस्ट योर assumptions, A means attain emotional distance, and P is for prepare to be right or wrong. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, रिलेशनशिप, करियर, लाइफ, बिजनेस, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन टर्म्स का मतलब क्या है। सो W मीन्स फॉर वाइडन योर ऑप्शंस। कई बार, ये मोस्टली लाइफ में आप देखोगे ना, लाइफ में हमेशा लगता है कि 2 ऑप्शन है, उसमें से एक चूज करना है। लेकिन आप में से कितने लोगों के साथ हुआ है, जनरली दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, आप बच्चे रहते होगे, वो ऐसे 2 उंगली करते थे और कहते थे 1 उंगली पकड़ो बेटा। किसी के साथ हुआ है ऐसा? दो तीन लोगों के साथ हुआ है ऐसा, बाकी किसी के साथ नहीं हुआ। बढ़िया, आपके दादा दादी अच्छे तो पहले के, तो जनरली आप देखोगे लाइफ में हमेशा लगता है सही या गलत, है ना, ब्लैक या वाइट। लेकिन 2 ऑप्शंस में ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, और ऐसा लगता है कई बार कि या तो ये चूज करना है या तो ये चूज करना है कि नहीं? बाइनरी, हम डिजिटल वर्ल्ड में वी आर डीलिंग विद 0 and 1, बाइनरी। सो हमें लगता है कि लाइफ में भी हर चीज बाइनरी में ही करने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में हर चीज बाइनरी में करने की जरूरत नहीं है, या तो ये नहीं, है ना। आपके ऑप्शंस आपको बढ़ाने की जरूरत है, सर्च फॉर मेनी अदर ऑप्शंस, है कि नहीं? क्योंकि जहां हम बहुत लिमिटेड कर देते हैं ना अपने ऑप्शंस को, तो डिसीजन मेकिंग बहुत सुपरफिशियल लेवल पे होती है। रेदर देन डिसीजन मेकिंग करने के बाद हम चीजों पे सोचें, उससे बढ़िया है कि डिसीजन मेकिंग करने से पहले ही हम चीजों पे सोचें, वर्कआउट करें, मल्टीपल ऑप्शंस निकालें लाइफ में, और फिर उसमें से चूज करें। सो अगर हम इसको रामायण से देखें, तो रामायण में एक स्टोरी आती है, पास टाइम है, जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे वाइडन योर ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जब रामायण की स्टोरी देखते हैं, तो जब हनुमान जी समुद्र पार करके गए और जस्ट लंका पहुंचे ही थे, तो वहां पे एक माउंटेन था, सुवेलम माउंटेन, वहां पे खड़े थे, और वो सोने की चमचमाती लंका को देख रहे थे। तो उनको लंका लंका बहुत विशाल, है ना, बहुत सुंदर जगमग होती हुई और बहुत वेल प्रोटेक्टेड लंका दिखी। इतने सारे सिपाही थे, इतने सारे असुर थे जो कि उसके प्रोटेक्शन में लगे हुए थे, कि हनुमान जी ने सोचा कि बिना, मैं इसके अंदर प्रवेश कैसे करूं, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रवेश नहीं करना है, आई हैव टू एंटर विदाउट गेटिंग नोटिस्ड। सो इन्होंने सबसे पहले सोचा कि जो शास्त्र है उसकी चीजें मैं लगा के देखता हूँ। तो शास्त्र जनरली आपने सुना होगा, बोलते हैं शाम दाम दंड भेद। सो इस पे सोचा उन्होंने, एक्ट करने से पहले सोचा। तो शाम मतलब क्या? शाम मतलब कॉम्प्रोमाइज। शाम मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, दाम मतलब होता है कुछ गिफ्ट्स या चैरिटी देके
कन्विंस करना, दंड मतलब पनिशमेंट, भेद मतलब क्रिएट फाइट, है ना, बिटवीन देम। तो उन्होंने सोचा शाम, शाम मतलब कि इन असुरों से कुछ कॉम्प्रोमाइज करके मैं अंदर चला जाऊं। बट उन्होंने रियलाइज किया कि शाम, इस शाम को लगाने के लिए भी ना आपको क्या चाहिए, दूसरा पार्टी थोड़ा सा मोड ऑफ गुडनेस में होना चाहिए। आपने देखा होगा कहीं भी ऐसे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, केसेस होते हैं, आप बहुत सारे इश्यूज, फैमिली इश्यूज, प्रॉपर्टी इश्यूज, है ना, वहां पे लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार, एक पार्टी तैयार हो भी जाए, दूसरा पार्टी चाहता है इस पार्टी को मैं फुल रिवेंज लेना है मुझे, ठीक है। सो शाम हर जगह नहीं लग सकता, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज इक्वल लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हो सकता है। तो हनुमान जी ने रियलाइज किया कि ये जो असुर है ये तो मोड ऑफ घोर तमोगुण में है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, कुछ ना कुछ तो मोड ऑफ गुडनेस चाहिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो ये शाम जो है क्रॉस, ये वर्क नहीं करेगा। फिर दाम, कुछ चैरिटी देके। सो उन्होंने देखा कि भाई इनको मैं चैरिटी क्या दे सकता हूँ, ये तो ऑलरेडी लंका के लिए सेवा, लंका के लिए सेवा कर रहे हैं, रावण के लिए सेवा कर रहे हैं, उसने लगभग संसार का सारा वेल्थ अपने पास इकट्ठा कर रखा है। सो इट गेट क्रॉस्ड। फिर दंड, इनके साथ फाइट करें। बट फिर हनुमान जी ने सोचा कि सीता जी अंदर है, और ये जो असुर हैं ये कभी भी फाइट करेंगे तो ये फेयर फाइट नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो मैजिक। सो ये कभी भी फेयर फाइट करेंगे नहीं, और जनरली ये जो दंड का प्रोसेस है लड़के जीतना, वो चलेगा नहीं इनके साथ। चौथा फिर सोचा भेद, कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में कराना। सो हनुमान जी ने रियलाइज किया कि जो जनरली नेगेटिव नेगेटिव लोग होते हैं या आसुरिक प्रोपेंसिटी के लोग होते हैं, आप जनरली देखोगे बहुत यूनाइटेड होते हैं। जो लोग डिवाइन गुड क्वालिटीज के होते हैं ना, वो लोग में डिफरेंसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सही करने का रास्ता कई सारे हैं, लेकिन बुरा करना मतलब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तो जनरली असुरों को डिसयूनाइट कर पाना डिफिकल्ट है ना। तो बोला कि भेद भी नहीं कर सकते, लेकिन सो सोचा कि ये प्रोसेस तो नहीं काम करेगा। अब फिर हनुमान जी ने सोचा कि मैं कैसे अंदर लंका में प्रवेश करूं, लेकिन सो कोई भी एक्शन करने से पहले क्या कर रहे हैं हनुमान जी, प्रोसेस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना, कई सारे ऑप्शंस। ये नहीं कि बोले मुझे अंदर जाना है या नहीं, नहीं, दो ऑप्शन नहीं, है ना, ब्रेक किया, मैं कैसे अंदर जाऊं। लेकिन तो सबसे पहले उसमें आया मैं किस रूप में अंदर जाऊं। तो उन्होंने सोचा, सबसे पहले थॉट आया उनको कि मैं रावण का वेश लेके अंदर चले जाता हूँ, रावण का वेश लेके जाऊंगा तो नेचुरली सब दूर हो जाएंगे, मेरी एंट्री कहीं भी पॉसिबल होगी। बट हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं रावण के रूप में अंदर जाऊंगा तो कई लोग देखेंगे कि भाई रावण है, मेरे से बात करने आएंगे। जब वो मेरे से बात करने आएंगे तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता होगा किससे क्या बात करनी है, तो हो सकता है उस कंफ्यूजन में ये मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। तो पहला ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन था कि भाई मैं किसी नॉर्मल राक्षस के वेश में चला जाता हूँ, सॉरी, दूसरा ऑप्शन था कि एज इट इज वानर के रूप में चला जाता हूँ। बट उन्होंने सोचा कि जैसे ही मैं जाऊंगा तुरंत समझ जाएंगे कि भाई राम ने किसी को भेजा है और सीता माँ का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन था कि भाई किसी राक्षस, नॉर्मल राक्षस के वेश में चला जाता हूँ। तो उन्होंने बोला फिर हनुमान जी ने सोचा कि उसमें भी प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं राक्षस के वेश में जाऊंगा तो मैं रूप तो राक्षस का धारण कर सकता हूँ, बट गंध कैसे धारण करूंगा। लेकिन बिकॉज जो गंध है ना, राक्षस, एक राक्षस, हर व्यक्ति की अपनी अपनी गंध होती है। सो राक्षस जनरली एक राक्षस की गंध समझ जाता है, तो वो तो गंध, उस गंध से राक्षस मुझे इजिली पहचान लेंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है कि मैं किसी राक्षस, रेगुलर राक्षस का फॉर्म लेके जाऊं, क्योंकि जनरली जो भी राक्षस होते हैं, जो जैसा लोग, जो लोग कंज्यूम करते हैं वैसे ही स्मेल भी होती है उनके शरीर की। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। फिर उन्होंने सोचा
कि मुझे बहुत छोटे, है ना, एक बिल्ली के साइज के नॉर्मल मंकी, जो कि आपने देखा होगा जनरली, अभी वृंदावन अगर आप जाएंगे तो नॉर्मल मंकी के रूप में मुझे जाना पड़ेगा। अगर उस फॉर्म में मैं जाता हूं तो मैं इजिली एंटर कर पाऊंगा। सो हनुमान जी ने जस्ट सोचा क्या क्या ऑप्शंस हैं, मल्टीपल पैरेलल ऑप्शंस ढूंढे, फिर उन्होंने अपना डिसीजन लिया। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वाइडन योर ऑप्शंस। अगर आप देखेंगे जब एंटर कर भी गए, जब हनुमान जी एंटर कर भी गए और सीता माँ के पास पहुंच गए, वहां पे भी कई बार सोचा एग्जैक्टली कि कैसे मैं सीता मैया के साथ कम्युनिकेशन करूं। तो सबसे पहला, जब हनुमान जी गए और पेड़ पे चढ़ के देख ही रहे थे, तो सारी जो राक्षसी थी, सारी जो राक्षसियां थी, वो सब रेस्ट करने जा रही थी, सो रही थी। और सीता जी इतनी ज्यादा दुख में थी कि वो लिटरली सुसाइड करने जा रही थी। सो हनुमान जी को रियलाइज हो कि मुझे इमीडिएट जाना पड़ेगा, बट उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, इमीडिएटली गए नहीं। उनके मन में विचार आए, लेकिन और क्या विचार आए, सबसे पहले उन्होंने सोचा कि किस फॉर्म में जाऊं मैं सीता जी के सामने। तो सबसे पहला विचार आया कि मैं एज इट इज, जो कि हनुमान जी का फॉर्म है, इसी में चला जाता हूँ। बट उन्होंने सोचा कि सीता जी को अगर लगा कि भाई ये रावण है और ये अलग वेश में, है ना, आया है, तो हो सकता है वो इमीडिएटली चिल्ला पड़े, और उससे क्या होगा कि सारी सब लोग जग जाएंगे, और एग्जैक्टली मैं, मेरा आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा, और मुझे वो कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन करने का समय नहीं मिलेगा। सो ये प्लान भी कैंसिल। फिर उनको लगा कि अ, ठीक है, मैं कॉन्वर्सेशन करता हूं उनसे, और ऊपर से ही मैं कुछ बोलूंगा, और मैं किस भाषा में बोलूं, तो मैं संस्कृत भाषा में बोलूंगा। फिर उन्होंने उस ऑप्शन पे सोचा, थोड़ा सा एक्सटेंड करके सोचा उन्होंने कि अगर मैं संस्कृत में कम्युनिकेशन करूंगा, कन्वर्सेशन करूंगा, संस्कृत एक देव भाषा है, जनरली जो दैव पुरुष रहते हैं उन्हीं को ये भाषा आती थी। तो ऑफ कोर्स बाकी राक्षसों को तो नहीं आती होगी, लेकिन रावण ब्राह्मण था, है कि नहीं? उसने सारे वेद शास्त्र पढ़ रखे थे, तो उसको संस्कृत आती थी। तो हनुमान जी समझ गए कि अगर मैं संस्कृत में बोलूंगा तो हो सकता है रावण समझ जाए, सॉरी, सीता मैया समझ जाए कि भाई रावण ही की टैक्टिक्स है। तो वो ऑप्शन भी कैंसिल। तीसरा ऑप्शन सोचा हनुमान जी ने कि मैं साइलेंस रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, जस्ट ऐसे ही चला जाता हूँ, उधर से जो आएगा देखा जाएगा। बट उसमें भी था कि साइलेंस में रहूंगा, लेकिन हो सकता है मुझे अपनी बात रखने का मौका ही ना मिले। तो हो सकता है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सकता है साइलेंस रहने से, लेकिन जो मुझे बात रखनी है वो तो नहीं रख पाऊंगा ना। तो इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल। फिर हनुमान जी ने सोचा कि मैं जो वानर की लैंग्वेज है उसमें कन्वर्स करता हूँ सीता जी के साथ, प्राकृत भाषा। बट हनुमान जी ने सोचा कि हो सकता है सीता मैया उसमें वेल वर्स ना हो, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल। फिर हनुमान जी ने सोचा कि और क्या ऑप्शन हो सकता है, और क्या ऑप्शन हो सकता है। सो उनको एक ऑप्शन क्लिक किया कि मैं जो भी कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूं, मैं उसको क्यों ना अवधी भाषा में करूं, ठीक है? क्योंकि अवधी जो भाषा थी है, वो अयोध्या की भाषा है, और वो भाषा सीता मैया के बहुत करीब है, और इसके दूर दूर तक चांसेस नहीं है कि रावण को वो भाषा, अवधी भाषा आती होगी। और दूर दूर तक इसके कोई चांसेस नहीं है कि सीता मैया को अवधी भाषा नहीं आती होगी। सो फिर वो कॉन्वर्सेशन किया हनुमान जी ने सीता जी के साथ अवधी भाषा में। सो इसलिए हम जनरली देखते हैं कि लाइफ में जब हम मल्टीपल ऑप्शंस को सोचते हैं कि भाई कुछ और तरीका भी हो सकता है, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी।
लेकिन आप देखो ज्यादातर सॉल्यूशंस जो कि स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं वो इसी माइंडसेट के द्वारा है। लेकिन लेकिन जैसे एक एग्जांपल है ओलंपिक्स का, आपने देखा होगा। तो ओलंपिक्स में हाई जंप आपने देखा होगा, तो हाई जंप जब करते थे ना, पहले व्यक्ति हाई जंप करता था और सीधे लैंड करता था सैंड पे। 15 20 30 साल तक लोग सैंड पे ही लैंड करते रहे, जंप करते सैंड पे लैंड करते। फिर किसी एक भले व्यक्ति ने सोचा कि भाई सैंड पे क्यों लैंड कर रहे हैं हम, और सैंड पे लैंड करता था तो पैरों के बल उसको लैंड करना पड़ता था। फिर किसी व्यक्ति ने सोचा कि भाई क्या मैट्रेस क्यों नहीं लगा सकते हम नीचे। तो फिर धीरे धीरे कल्चर 1960 से स्टार्ट हुआ, मैट्रेस लगाएंगे। लेकिन मैट्रेस लगाने के बाद भी व्यक्ति फुट पे ही लैंड करता था। फिर समय के साथ धीरे धीरे किसी व्यक्ति ने सोचा कि भाई हम फुट के बल ही क्यों लैंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फुट पे लैंड करने का सोचते हैं तो हो सकता है हम उतनी हाइट पे ना जा पाते। सो उसने सोचा कि भाई मुझे बैक पे लैंड करना है, तो उसके हिसाब से डिजाइन किया गया जो आप आजकल देखेंगे। तो व्यक्ति का फोकस रहता है कितना हाइट तक जा सकता हूँ, कैसे लैंड करना उस पर फोकस नहीं रहता है। सो कहने का मतलब ये है कि जनरली जब हम सोचते हैं कि और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, सो हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए। क्योंकि जब अगर हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं तो हो सकता है कि अच्छे ऑप्शंस जो कि अच्छे डिसीजंस हैं बन सकते हैं वो हमसे बहुत दूर हों। तो इसलिए अगर इसको मैं करियर के टर्म्स में डिफाइन करूं, या अगर मैं डिफाइन करूं रिलेशनशिप्स के टर्म्स में, तो करियर के टर्म्स में आप अगर कुछ करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, आप लिखिए, जैसे हमने इस पे लास्ट में डिस्कस किया था पर्पस पे, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है नहीं? फिर उसमें क्या क्या प्रोस है, क्या क्या कॉन्स है ना। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट सेशन लिया था उसमें ही बोला था कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं ओवर थिंकिंग और इसमें बताऊंगा भी कि इसको कैसे रोकें कि हम पैरालाइज ना हो जाए इतना एनालिसिस एनालिसिस करने पे ना। वो दूसरा एक्सट्रीम है कि हम इतना एनालिसिस करते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं कि हम पैरालाइज हो जाते हैं। तो वैसे रिलेशनशिप है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आप देखो आपका उसके साथ रिलेशनशिप होने का क्या फाउंडेशन है, क्या उसके वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। क्या आप उसके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ स्ट्रेंथ के बेसिस पे हैं, क्या आप उसके वीकनेसेस को भी एक्सेप्ट करते हैं, क्या ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या ऐसी डीलिंग्स रही हैं जो कि आपको अच्छी लगती हैं। तो कई सारे जब हम ऑप्शंस वाइडन करते हैं तो हमारा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रियलिटी टेस्ट योर अजम्पशंस, या फिर इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन योर अजम्पशंस। जनरली लाइफ में हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ अजम्पशन से आ रहे होते हैं, जो कि हमने समाज में किसी न किसी से सुना हुआ होता है। हमें लगता है वो रियलिटीज हैं, ठीक है नहीं, हमें लगता है वो रियलिटीज हैं, लेकिन वो हमारे अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। बट नैरेटिव्स ऐसे प्रेजेंट किए जाते हैं कि लोगों को जनरल लगता है कि उन्हें जो पता है वो रियलिटीज है। इसलिए कई बार क्वेश्चन योर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछने वाले को लगता है कि यार मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कई बार अपने क्वेश्चन पे को भी क्वेश्चन करना चाहिए। क्या जो मैंने क्वेश्चन पूछा है किस इंटेंट से पूछा है, क्या जानने के लिए पूछा है ना। जस्ट पूछने के लिए पूछा है या सही में कुछ जानने के लिए पूछा है। सो ये जो सेकंड फैक्टर है ना, ये करने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। जनरली जिसके अंदर ईगो होगा ना, उसके लिए प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। कि क्वेश्चन योर assumptions, इसका फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन यह है कि आई कैन बी रॉन्ग। तो बहुत बड़ी चीज है ना। आप सब बिना माइक ऑन किए ऐसे उंगली लीजिए और ऐसे बोलिए आई कैन बी रॉन्ग। इतना जोर से बोलिए कि आपके कान तक आवाज आए, है ना। बाकी घर के लोग ना सुने, नहीं तो वो सुना देंगे अच्छे से, है ना। बोलिए
आई कैन बी रॉन्ग, है ना, ये फाउंडेशन चाहिए इस अंडरस्टैंडिंग कि हाँ मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी कभी गलत हो सकता हूँ। ये अगर फाउंडेशन नहीं है ना, ये कर पाना, ये स्टेप कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो रामायण से अगर हम देखें इस पूरे सिचुएशन को, कैसे एजम्पशंस को क्वेश्चन किया लक्ष्मण जी ने। तो लक्ष्मण जी ने जब देखा गोल्डन डियर को, तो सीता जी बैठी हुई थी, सीता जी ने जब गोल्डन डियर को देखा, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा पास टाइम, ये ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स है। इसका मतलब नहीं है कि कोई भी कैरेक्टर्स ने कुछ इग्नोरेंस में किया है ना, ये कुछ पास टाइम्स है हमें अलग हायर वैल्यू सिखाने के लिए, है ना, हमारे गोल ऑफ लाइफ, हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को डिफाइन करने के लिए। भगवान का क्या स्वभाव है, हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए भगवान के प्रति, वो दर्शाने के लिए। लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये उनके उस एक्शन से हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं, वो वाला एंगल हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। सो जब सीता जी अट्रैक्ट हुई हिरण की तरफ, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला, है ना, और लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा ना उस हिरण को, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत बोला गोल्डन डियर को देखते कि इट इज नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड। सीता जी ने बोला कि भाई कैसे आप ये कैसे कह सकते हो, इट इज नॉट क्रिएशन ऑफ गॉड, इतना सुंदर है, इतना ये है, कैसे भगवान नहीं बना सकते। लक्ष्मण जी ने बोला कि अगर आप देखिए बाकी हिरण का इस हिरण के प्रति क्या व्यवहार है, क्या कैसे वो एक्ट कर रहे हैं उसके प्रति। तो जनरली जो बाकी हिरण थे ना, सब एनिमल्स के अंदर एक स्पेशल प्रोपेंसिटी होती है, टेंडेंसीज होती हैं कि वो उनकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। वो स्मेल से, जैसे मैंने बताया कि समझ सकते हैं दूसरा व्यक्ति कौन है, क्या है, क्या इंटेंशंस है, इवन इंटेंशंस तक स्मेल से जान सकते हैं। है कि नहीं, हो सकता है हम आंखों से देख के ना समझ पा रहे हो, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये प्रोपेंसिटीज होती हैं। इसलिए आप देखोगे देखोगे कि कुत्ते बहुत क्लेवर होते हैं, आर्मीज पुलिस ये सब उनको रखती है, बिकॉज दे हैव इनेट नेचर टू इवन लोग व्यक्ति के इंटेंशंस को भी जान सकते हैं। सो लक्ष्मण जी ने बोला कि बाकी जो जानवर है ना, बाकी हिरण है, वो इससे दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब जरूर ये नॉर्मल हिरण नहीं है। और क्यों, क्योंकि वो बाकी जानवर समझ गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, इवन लक्ष्मण जी ने इतना बता भी दिया कि ये गोल्डन हिरन क्या, ये तो इवन डीमन है और इसका नाम मारीच है। इतना तक क्लियर बता दिया, लेकिन सीता जी ने उनकी बात को इग्नोर किया। ठीक है? सीता जी तुरंत उस समय भगवान राम के प्रति मुड़ी, भगवान राम से उन्होंने कन्वे किया। भगवान राम को उन्होंने 3 टर्म्स बोले, है कि नहीं, यू आर वेरी ग्रेशियस, यू आर वेरी ट्रुथफुल, और यू आर वेरी राइटियस। सो भगवान राम को उन्होंने ये 3 वर्ड्स के द्वारा कन्विंस किया, है कि नहीं। ग्रेसफुल क्यों, मतलब कि भाई ट्रुथफुल और राइटियस क्यों बोला, क्योंकि भाई सीता जी ने अभी तक उनसे कुछ भी नहीं मांगा था, और वो चाहती थी कि भगवान राम उस हिरण को लेके आए उनके पास। तो कन्विंस करने के लिए सीता जी ने बोला। तो लक्ष्मण जी ने इवन राम जी को भी कन्विंस किया, है ना। और इस पूरे इंसिडेंस में डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाई लक्ष्मण जी ने, लेकिन हमारी लाइफ में भी राम जी को भी उन्होंने कन्विंस करने का प्रयास किया। तो राम जी ने बोला मैं जानता हूं, बट क्योंकि मैं क्यों लक्ष्मण के हिरण के पीछे जा रहा हूँ, बिकॉज पिछले 25 साल में सीता ने मेरे से कुछ भी नहीं मांगा आज तक, है ना। ये फर्स्ट चीज है जो कि उसने डिमांड की है। सो आउट ऑफ दैट लव आई वॉन्ट टू फुलफिल हर डिजायर। मुझे पता है कि ये ऐसा है, गोल्डन डियर नहीं है, बट मुझे उसका लव, उसने कुछ डिमांड किया है तो मुझे उसको फुलफिल करना है।
सो लक्ष्मण जी सीता जी के लिए भी और राम जी के लिए भी डेविल्स एडवोकेट का रोल निभाया। डेविल्स एडवोकेट वो कौन होता है? जनरली लाइफ में, हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो कि हमारी लाइफ में डेविल्स एडवोकेट का भूमिका निभाते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि आपको कुछ बोलते हैं करने के लिए, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है वो चीज, आपको कुछ वो करना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वो आप जानते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है। सो उनके इंटेंशंस रहते हैं आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करने के लिए। जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं, कई बार ना पेरेंट्स कहते हैं कि भाई क्यों फोन चलाता रहता है, लेकिन सो कई बार हमारी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो कि उनका इंटेंशंस हमारे हेल्प करने का होता है, और जनरली ऐसे लोग बहुत ग्रॉस तरीके से कनेक्ट करते हैं। लेकिन बुरा क्यों लगता है? बिकॉज दे कनेक्ट विथ अस इन अ वेरी ग्रॉस वे। और सिचुएशन ऐसा है क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज बोली जा रही है, तो उसकी वजह से भी हमें बुरा लगता है। सो लाइफ में डिसीजन मेकिंग के समय एक डेविल एडवोकेट जरूर होना चाहिए। अगर डेविल एडवोकेट नहीं है तो क्या होगा? जनरली पर्सन विल गिव अप टू टेम्पटेशंस। लेकिन टेम्पटेशंस इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति को खींच के ले जा सकते हैं। जैसे अगर एक एक एग्जाम्पल था कि एक बार एक औरत थी। सो वो डेली ऑफिस जाती थी, ऑफिस जाती तो एक मार्केट प्लेस से होते हुए जाती थी। सो उसने देखा कि बहुत एक साड़ी का बहुत बड़ा शोरूम था, और डिस्प्ले पे उन लोगों ने साड़ी को लगा रखा था। और वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गई उस साड़ी से, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गई कि उसने उसके अंदर डिजायर आ गया कि मुझे ये साड़ी लेना है। जाके उसने कॉस्ट देखा तो देखा बहुत महंगी साड़ी थी, वो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। उसकी सैलरी की डबल वैल्यू की उस साड़ी थी, लेकिन बहुत ज्यादा अटैच्ड, आसक्त हो गई थी उस साड़ी से। और सुबह से शाम तक ऑफिस में उस साड़ी के बारे में सोच रही, साड़ी के बारे में कब लूंगी, कैसे लूंगी, क्या लूंगी, साड़ी के बारे में सोच रही, साड़ी के बारे में सोच रही। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सुबह से शाम क्या करते उस साड़ी के बारे में सोचते रहते। और ऐसा हुआ कि चौथे दिन वो शॉप में गई, और उसने शॉपकीपर से बोला कि आप वो जो साड़ी लगी है ना, मुझे वो साड़ी खरीदनी है, आप पैक कर दीजिए। तो उसने, शॉपकीपर ने बोला कि उसका एग्जैक्ट कॉपी पीस वहां से निकाला, बोला कि इसको पैक कर दो, पैक करके लाई। उसने बोला कि देखा, उसने बोला वो पीस तो वही है। उसने, आपने बोला कि ये नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। शॉपकीपर ने बोला कि ये एग्जैक्ट सेम पीस है जो वहां आप देख रहे हो, वो एग्जैक्ट सेम टेक्सचर, सेम कलर, सेम साइज, उसका एग्जैक्ट हुबरू कॉपी है। उस लेडी ने बोला नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो ही चाहिए। तो शॉपकीपर ने सोचा भाई कि भाई पता नहीं कुछ होगा। शॉपकीपर ने मंगाया और उस साड़ी को फिर से पैक करके दिया। अब शॉपकीपर ने बोला कि भाई इसके इतने पैसे हैं, आप पैसे दीजिए, आप ले जाइए। अब वो लेडी कहती है कि इसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। शॉपकीपर हैरान हो गया कि अरे भाई, आपके पास जब पैसे नहीं थे तो एक तो आप आई, साड़ी पैक कराया, उसको खरीदा, एक नहीं लिया, फिर उधर से बुलवाया दूसरा साड़ी, उसको पैक कराया, आपने ऐसा क्यों किया? उस लेडी ने बोला कि वो जो आपके शॉप में डिस्प्ले में साड़ी लगी थी ना, मेरे उसने 3 दिन खराब किए थे, तो मैं उसको डिस्प्ले से हटवाना चाहती थी। सो कहने का मतलब ये है कि इतने पावरफुल हो सकते हैं कई बार हमारे जो लाइफ में अलोरमेंट्स होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं कि इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उस अटैचमेंट के साथ, उस अलोरमेंट के कारण हम ये क्वेश्चन आवर अजम्पशंस करना भूल जाते हैं। इस इसलिए लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए और हम जिस पे इतना ट्रस्ट करते हो, है कि नहीं?
जिसके इंटेंशंस ऑफ कोर्स हमें हेल्प करने के लिए हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो डेविल्स एडवोकेट प्ले करे और वो हमें हेल्प करे। थर्ड इज थर्ड इज अटेन इमोशनल डिस्टेंस। जब भी डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हो तो इमोशंस के बेसिस पे ना करें, ठीक है? थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस बनाने की बहुत जरूरत है। सो हमारी लाइफ में जो भी इमोशंस होते हैं ना बहुत ही पावरफुल होते हैं, और जनरली हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे ना इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग होता है। इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग मतलब मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ और मुझे कुछ ऐसा पिच किया जा रहा है कि भाई आप लोग की सेल्स नहीं हो रही, आपकी ये नहीं हो रही, तुरंत मैं बैठा बैठा टेक्स्ट कर दूंगा अपनी पूरी टीम को, लेकिन एज इट इज ऊपर से नीचे कन्वे कर देना। कई बार पेरेंट्स भी करते हैं, पेरेंट्स लाइफ में कुछ खराब हुआ एज इट इज कम्युनिकेट कर देते हैं। हम लाइफ में अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तरफ से कुछ चीजें आ रही हैं, एज इट इज हम कम्युनिकेट कर देते हैं, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। तो जनरली हम हमेशा इमोशंस, कुछ भी एक्शंस करते हैं उसमें हाई इमोशंस इन्वॉल्व रहते हैं, थॉट्स कम इन्वॉल्व रहते हैं। सो स्पेशली एक्शंस करते समय, कोई भी एक्शन करते समय चलेगा, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हमारे थॉट्स की संख्या, मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, इमोशंस की कम होनी चाहिए, इमोशन से दूरी बना के करना चाहिए। सो रामायण से देखें तो रामायण से एग्जाम्पल आता है कि जब शूर्पणखा का ईएनटी सर्जरी किया लक्ष्मण ने, और शूर्पणखा जाती है रावण के पास, तो एग्जैक्ट जो सिनेरियो रहता है ना, सिचुएशन रहता है, वो कभी नहीं बताती है, लेकिन इसलिए मैंने आप लोगों को एक बहुत समय पहले एक बार बताया था कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आके आपसे कुछ भी बोल रहा है ना, उसके बेसिस पे कभी भी एक्ट नहीं करना, कभी भी डिसीजन मत लेना। उस समय पे अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए, आपको क्या बोलना है, अगर आप सबको याद हो तो? सोच के बताऊंगी। यस, कभी भी ऐसा सिचुएशन में है, आप बोलिए, मैं सोच के बताता हूँ, लेकिन सो लेकिन रावण ने नहीं सोचा, रावण ने क्लास नहीं सुना था, तो रावण ने नहीं सुना, और शूर्पणखा ने एक तरह से मैनिपुलेट किया रावण को। शूर्पणखा ने क्या बताया जाके पूरे शिव को, वो राम को प्रपोज कर रही थी, राम ने रिजेक्ट किया, तो उसको लगा कि भाई सीता की वजह से ये रिजेक्ट कर रहा है, वो जाके मारना चाहती थी सीता को। डेमोनिस थी वो, डेमोनिस। हालांकि कई लोग इसको फेमिनिज्म की तरफ लेके जाते हैं कि अरे यार, एक फेमिनिज्म के साथ उसका ऐसा कर दिया, है ना, मतलब लोग कई बार बुद्धि आदि कहीं और छोड़ देते हैं और हर चीज किसी भी एक नैरेटिव में लगाने लगते हैं। सो है ना, रावण जैसा भाई चाहिए, आपने सुना होगा ये सब कि हमें राम जैसा पति नहीं चाहिए, रावण जैसा भाई चाहिए। रावण तो ऐसा भाई था कि शूर्पणखा के पति की हत्या की थी उसने। तो शूर्पणखा ने, वो बात अलग है, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो शूर्पणखा ने क्या किया, जाके उस पूरे इंसिडेंट्स को इस तरह से बताया कि उसने बोला कि इस संसार की मैंने सबसे सुंदर स्त्री देखी है, इतनी सुंदर है वो, इतनी सुंदर है कि जस्ट एक व्यक्ति डिजर्व करता है, और वो है कौन? आप। रावण खुश हो गया, इतना ज्यादा अटैचमेंट डेवलप करा दिया, इतने ज्यादा इमोशंस शूर्पणखा ने रावण के अंदर, इतना ज्यादा पैशन क्रिएट कर दिया कि रावण के अंदर डिजायर आया कि मुझे जाके देखना है वो कौन सी स्त्री है। हालांकि वो था ही वैसे ही लस्टी व्यक्ति। तो शूर्पणखा ने क्या किया, ट्रिगर किया इमोशंस को। और अगर हम मॉडर्न टर्म्स में देखें तो मॉडर्न टर्म्स में भी शूर्पणखा एग्जिस्ट करती है कि नहीं? कैसे एग्जिस्ट करती है, कोई एग्जांपल देना चाहेगा?
पे भी हमने डिस्कस किया था शायद एक बार। शुभनखा वो है जो व्यक्ति के अंदर पैशन को, डिजायर्स को, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स को, है ना, इग्नाइट करती है। शूर्पणखा मॉडर्न टर्म्स आप देखेंगे तो जितना भी एडवर्टाइजमेंट है उसका काम ही है लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स क्रिएट करना किसी पर्टिकुलर चीज, व्यक्ति, वस्तु के लिए। इसलिए आप देखोगे तेल बेच रहे हैं लेकिन उसको एक इमोशन से जनरेट करके, कनेक्ट करके बेचते हैं। साबुन बेच रहे हैं, उसको एक इमोशन से कनेक्ट करके बेचते हैं। चाय बेच रहे हैं, एक इमोशन के साथ कनेक्ट करके बेचते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो, लेकिन दे आर यूजिंग our emotions, they are triggering our emotions. So these are like modern Shubnakhas. So ट्रिगर कर दिया रावण को, और रावण बहुत ही ज्यादा ट्रिगर होने के बाद सीधा गया। सबसे पहले किसके पास गया? मारीच के पास गया। सो अब तक शुभनखा से सुनने के बाद रावण इमोशनली कनेक्ट हो चुका था बहुत ही ज्यादा सीता जी के प्रति। देखा अभी भी नहीं था, लेकिन सुन के इतना ज्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गया था। हमने देखा होगा बहुत सेल्स वाले जो होते हैं इमोशनल कनेक्ट कर देते हैं। सो तो रावण गया मारीच के पास और बताया कि मैं ऐसा ऐसा है और एक ऐसी स्त्री है, तो मैं चाहता हूं कि उसको अपनी वाइफ बनाना। उसका हस्बैंड है कोई राम नाम का है, तो मैं उनको हटाना चाहता हूँ, आप मुझे हेल्प करिए। तो मारीच ने बोला कि आप पागल हो गए हो क्या? उसने बोला किसका किसका नाम? राम पूरा नाम भी नहीं बोल रहा था मारीच। रावण ने पूछा क्या हो गया ना, आप इतना क्यों भयभीत हो गए? एक नॉर्मल ही तो व्यक्ति है, उसका नाम मैंने लिया। हरीश ने बोला कि आपको पता है आप किसकी बात कर रहे हो? हरीश ने बोला जब ये राम जो 12 साल के थे ना, तो ये लोग जब अपने गुरु के साथ आए थे और आश्रम में और उनके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तो मैं, सुबाहु, हम सब पार्टी लोग गए थे डिस्टर्ब करने, है ना, राक्षसों का काम होता था यज्ञ को डिस्टर्ब करना, तो हम सब यज्ञ को डिस्टर्ब करने गए थे। तो ये दोनों भाई थे, राम और लक्ष्मण, ये खेलने वाले धनुष बाण से इन्होंने मारा था। जब मुझे खेलने वाले वो जो एरो था वो ब्लंट था, तो मानव अस्त्र था, उससे मारा जस्ट, और इतना स्ट्रांग लगा कि मैं 100 मील दूर जाके गिरा। लेकिन जब ये छोटे छोटे बालक थे तब इतना पावरफुल वार किया इन्होंने। मैं 100 मील जाके गिरा, और जिस जगह मारीच जाके गिरा था उसका नाम आज मॉरिशस है। तो अगर आप मॉरिशस जानते हैं तो वही जगह है जो कि मारीच जहाँ पे जाके गिरा था, और वहां पे भी रामायण का कल्चर है। सो फिर उन्होंने बोला कि अब इस पूरे इंसिडेंस के बाद मेरे अंदर रावण के प्रति रिवेंज की भावना आई थी, तो मैंने अपने साथ 2 असुरों को लिया और हमने एक जंगली डियर का रूप लिया, कार्निवोर डियर का रूप लिया, और हम जस्ट जा रहे थे जंगल में, और जब ये लोग जंगल में भ्रमण कर रहे थे, अभी की बात है ये, सो मैं जा रहा था जस्ट अटैक करने, लेकिन जब राम जी ने देखा ऐसे मुड़े, उनको रियलाइज हो गया कि कोई नॉर्मल डियर नहीं है, और उन्होंने एक तीर छोड़ा, और वो इतना पावरफुल तीर था कि मैं वापस भागने लगा, वो इधर चले गए। वो दोनों की लाइफ में क्या हुआ मुझे आज तक पता नहीं, मैं किसी तरीके से जान बचा के भागा हूं। और तुम उसकी बात करते हो कि उस राम को मारने के लिए हेल्प करो, तुम सीता की बात करो। सीता इतनी पावरफुल है, इतनी प्योर है कि तुम उसको टच करते ही खत्म हो जाओगे। मारीच ने समझाया, बहुत अलग अलग एंगल से समझाया। एक और रीजन दिया कि तुम्हें ऑलरेडी 18 कर्स मिल चुके हैं अभी तक, क्यों 19वां कर्स फिर से प्राप्त करना चाहते हो? क्यों अपने मृत्यु को जल्दी प्राप्त करना चाहते हो? बहुत सारे गलत कार्य किए थे जिसकी वजह से रावण को बहुत सारे कर्स मिले थे। तो बहुत तरीके से मारीच ने समझाने का प्रयास किया रावण को,
बट रावण क्या था, ही वॉज इन अ इमोशनल कनेक्ट, है ना, वो इमोशनल डिस्टेंस करके देख ही नहीं पा रहा था पूरी सिचुएशन को, और उसके कारण क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। तो मारीश ने बोला कि आपको जिसने भी ये एडवाइस दिए हैं वो आपका फ्रेंड नहीं है ना, ही इज योर रियल एनिमी, सबसे पहले जाके उसको खत्म करो। मारीश ने बोला कि मैं तो इतना ज्यादा डर गया हूं, इतना ज्यादा भयभीत हो गया हूं कि मैं डर के अपना घर, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ कुटिया बना के एज अ साधु के वेश में रह रहा हूं, है कि नहीं। रावण ने बोला कि देखो जो भी है, उसने वो नहीं समझा, बिकॉज ही वॉज टू मच इमोशनली अटैच्ड। उसने बोला जो भी है, इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा। उसने बोला जो भी है, तुम्हें मुझे हेल्प करना पड़ेगा। मारिश ने बोला समझ क्यों नहीं रहा, मैं इतना ज्यादा डरा हूं कि मेरे मुंह से र भी नहीं निकलता है। बोला कि देखो अगर तुम नहीं चलोगे, तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे, तो मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो चलो और जिससे तुम डर रहे हो उसके हाथों मरो, या अभी मेरे द्वारा मारे जाओ। मारीच ने बोला कि भाई रावण से मरने के हाथों मरने से अच्छा है भाई भगवान राम के हाथों मरे जाए। तो फिर राम मारीच ने उस कारण रावण को सपोर्ट किया। और फिर वो तैयार हो गया, उसने पूरा अपना घर वर जलाया और फिर रावण के साथ चला गया। सो कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है, हो जाता है, सो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए इन लॉजिक्स को, ये सब चीजों को समझ पाना, तर्क को समझ पाना। तो इसलिए अपने आप को इमोशनली डिस्टेंस करके देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों, जिन लोगों से हम बहुत स्नेह करते हैं, उन लोगों के केसेस में ऐसे डिसीजन ले पाने में ये जो प्रोसेस है बहुत हेल्पफुल होता है कि इमोशनली डिस्टेंस करके देखना। सो इसको करने का सिंपल एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं 10-10-10 फॉर्मूला। अपनी लाइफ में 3 प्रश्न पूछिए, है कि नहीं, ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, जो भी मैं एक्शन कर रहा हूं, डिसीजन ले रहा हूं, 10 घंटे बाद मैं कैसा फील कर रहा हूँ, 10 दिन बाद मेरे अंदर क्या फीलिंग्स होंगी, और 10 साल बाद मेरे अंदर क्या फीलिंग्स होंगी। हो सकता है कि लगे भाई मैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे 10 साल बाद कैसे फीलिंग्स होंगी, तो हो सकता है वो क्लैरिटी ना हो, लेकिन स्टिल इस प्रोसेस, इस मैकेनिज्म को अप्लाई करने से आप अपने आप को डिस्टेंस कर पाओगे। जैसे अभी बिग बिलियन डे था, तो कई लोगों का ये समस्या रहता है कि बहुत अर्ज आता है और हम इतना इमोशनली अटैच होता है, हम जाके परचेज कर लेते हैं बहुत सारी चीजें। ऐसे समय पे क्या करना चाहिए ना, डिले करिए अपनी डिसीजन मेकिंग को। अगर आप बहुत ज्यादा कुछ खरीदारी करने का मन कर रहा है, जाइए चीजें सेलेक्ट करिए, सबको ऐड टू कार्ट करिए, लॉग आउट करिए, बाहर आ जाइए, सोचिए कल करूंगा। लेकिन जब कल जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्यों ले रहा हूँ झूठ मूठ कर, कैंसिल कैंसिल, है कि नहीं। सो इस तरह से कहने का मतलब ये है, जैसे ये एक एग्जाम्पल था, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपको मन कर रहा है, गुस्सा आ रहा है किसी को, है ना, और आपको उससे मन कर रहा है कि भाई जाके इससे क्लैरिफिकेशन पूछता हूँ, क्यों ऐसा बोला इसने, क्यों ऐसा किया इसने। टेक टाइम, बोले कि कल पूछूंगा, ये इस वीकेंड पे बात करता हूँ, सैटरडे संडे में। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को डिले करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे इमोशंस का क्या आता है, ऐसा पीक जाता है, फिर धीरे 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 नॉर्मल होने लगता है। उस पीक पे कभी भी डिसीजन मेकिंग नहीं करना है। सो डिस्टेंस करिए, धीरे धीरे अपने आप इमोशंस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन किसी ने आपको कुछ गलत बोल भी दिया ना, उसके इमोशनल एब्रप्ट में, तो आप कम से कम रिस्पॉन्ड अपने इमोशनल एब्रप्ट में मत करिए। नेक्स्ट, तो ये तीन जो पहले 3 चीजें थी वो हमारे हाथ में थी, तो चौथा है ये हमारे हाथ में नहीं है। सो चौथा है प्रिपेयर टू बी राइट और रॉन्ग रैप।
या आउटकम बायस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसका डिसीजन सही होगा या गलत होगा, बट लाइफ में ना जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, इतना 3 प्रोसेस फॉलो करने के बाद आप जो भी डिसीजन लोगे, उस डिसीजन के लिए क्या करना चाहिए, उस डिसीजन की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इतना करने के बाद भी हो सकता है डिसीजन हमारे गलत हों, लेकिन हमें उन डिसीजंस पे स्टैंड रखना पड़ेगा, और अगर कुछ गलती है तो उससे धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अगर हम अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ओननेस नहीं लेंगे, तो फिर हम उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, है कि नहीं? सो जब विभीषण थे ना, तो उन्होंने रावण से जाके कन्फेस किया कि भाई आप गलत कर रहे हो। सबसे पहले तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। विभीषण ने अपने जो भी लाइफ में किया, डिसीजन लिया, उन्होंने उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली लाइफ में। लेकिन ही वॉज नॉट हैविंग क्लैरिटी कि भाई मैं जो डिसीजन ले रहा हूं उससे क्या मेरा एश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या है। बट जो भी डिसीजन ले रहे थे सोचने समझने के बाद, वो उस पर टिके रहे, अड़े रहे, लेकिन कई बार हम डिसीजन मेकिंग करने के बाद गिव अप कर जाते हैं। वो गिव अप नहीं करना चाहिए। अगर हमने प्रॉपर सोचा समझा, और हो सकता है तो कुछ ऊंच नीच हो गई, तो हमें उस पर कंटिन्यू रखना चाहिए। रावण ने विभीषण को भरी प्रजा के सामने, जो कि उनका भाई था, लात से मारा। सोचिए कितना बड़ा ग्रेट इंसल्ट। बट उसने कुछ नहीं बोला विभीषण ने। उनके प्रिंसिपल्स, क्योंकि लाइफ के प्रिंसिपल थे, वो सिद्धांत थे, सॉरी क्लियर थे कि मुझे क्या करना है, मुझे टॉलरेट करना है। सो विभीषण ने अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लिए, उसकी वजह से उनको बाहर निकाला गया। उनको क्लियर था कि भाई अधर्म है, ये रास्ते पे अधर्म है, लेकिन और ये रास्ते पे धर्म है। और उनको ये भी क्लैरिटी कि मैं धर्म पे जाऊंगा, अधर्म के रास्ते पे बहुत कंफर्टेबल थे, लेकिन धर्म के रास्ते पे जाएंगे। अगर कई बार हम लाइफ में डिसीजंस क्या देख के लेना चाहते हैं कि क्या ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे कंफर्टेबल, इजी हो जाएगी लाइफ, लेकिन डिफिकल्टीज खत्म हो जाएगी। बट कई बार लाइफ में डिसीजंस ऐसे लेने चाहिए, हो सकता है जिससे ईज हमारा कम ना हो, लेकिन वो सत्य होने चाहिए, सही सही कार्य के लिए होने चाहिए, धर्म के लिए होने चाहिए। सो विभीषण के पास चॉइस था, है ना, कि वो लाइफ ऑफ प्रिटेंस जिए या लाइफ ऑफ सब्सटेंस जिए। उनके पास चॉइस था कि वो लाइफ ऑफ ऑपुलेंस जिए या एक लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन जिए। उनके पास चॉइस था लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज जिए या फिर लाइफ ऑफ फोकस जिए। एक लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जिए या लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस जिए। लाइफ ऑफ वाइसेस जिए या फिर लाइफ ऑफ वैल्यूज जिए। लाइफ ऑफ सिक्योरिटी जिए या लाइफ ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिए। तो इस पूरे इवेंट के बाद जस्ट आप देखेंगे ना, रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं विभीषण के लिए श्रीमान। श्रीमान का मतलब क्या है? श्रीमान मतलब वो जिसके पास सारे ऐश्वर्य है, ऑपुलेंस है। सोचने की बात है कि वाल्मीकि जी इस समय ही उनको श्रीमान क्यों संबोधित कर रहे हैं, श्रीमान नाम से क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि इस समय तो वो राज्य से निकाल दिए गए, सब कुछ खो चुके हैं। जो सब कुछ खो चुका है, वो व्यक्ति कैसे श्रीमान कहला सकता है? श्रीमान मतलब ही इज हैविंग ऑल द ऑपुलेंस। सो वाल्मीकि जी यहाँ पे बताते हैं कि उनके पास जो इस समय ऑपुलेंस था, वो क्या था? ऑपुलेंस ऑफ हैविंग राइट चॉइस, लेकिन सही डिसीजन, सही चॉइस लेने का ऑपुलेंस था, और जिसकी वजह से ही वॉज सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फैक्शन जो ऑपुलेंस था ना, वो सबसे बड़ा ऑपुलेंस है बाकी सारे ऑपुलेंस से। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम डिसीजन ले, सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उस पर अड़े रहे, और
ये भी चेक करें कि क्या वो सही सत्य के लिए है, लॉन्ग टर्म सही के लिए है, या शॉर्ट टर्म देख के हमने डिसीजन लिया है। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आप सब बता सकते हैं। मैं आपको 3 सिनेरियो देता हूं कि 3 सर्जन्स हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज देखना चाहूंगा मैं। तो आप 3 सर्जन से मिलते हैं, ठीक है। पहला सर्जन है, आपको पता चलता है कि इन्होंने कोई भी कैजुअलिटी नहीं किया, जितने भी सर्जरीज किए हैं उसमें 0 कैजुअलिटीज है। दूसरे सर्जन से मिलते हैं, आपको पता चलता है कि इन्होंने अभी तक लाइफ में जितने भी सर्जरीज किए हैं उसमें 2 लोग मरे हैं। तीसरे सर्जन से मिलते हैं, आपको पता चलता है कि इन्होंने जितनी भी सर्जरीज की हैं इसमें 10 लोग मरे हैं। अब आप बताइए कौन सा बेहतर सर्जन है। थर्ड, जिसने 10 मारे वो बेहतर है। यस, तो इसमें भी डिपेंड करेगा, जैसा चैट बॉक्स में लिखा भी है, डिपेंड करेगा। आप चेक करेंगे एनालिसिस, किसने कितनी सर्जरीज की हैं। हो सकता है कि भाई जिसने अभी तक एक भी कैजुअलिटी नहीं की हो उसने एक ही ऑपरेशन किया हो सकता है बी ने 200 ऑपरेशन किए हो, सी ने 1000 ऑपरेशन किए हो। दूसरा ये भी चेक कर सकते हैं कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस थी उनकी सर्जरी में। हो सकता है एक का था कि भाई जस्ट लिगामेंट जॉइंट था, तो उसमें क्या ही मारेगा वो किसी को। किसी का था हार्ट बाईपास सर्जरी थी, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस थी उनकी सर्जरीज की। तो उसी प्रकार से लाइफ में भी जब हम डिसीजन मेकिंग करें तो हमें क्या देखना चाहिए, इस सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखता हुए डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। सो हमने डिस्कस किया आज के सेशन में क्योंकि हार्ड डिसीजंस होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत पेनफुल होंगे लेकिन धीरे धीरे इजी हो जाते हैं। लेकिन जो लाइफ के इजी डिसीजंस होते हैं ना, जो अभी बहुत इजी लगते हैं, वो धीरे धीरे पेनफुल हो जाते हैं। जैसे पढ़ना, करियर सेट करना, बहुत मेहनत करना, ये सब हार्ड डिसीजंस लगते हैं, लेकिन लाइफ में आगे समय के साथ बहुत पेनफुल हो जाएंगे। जो हमारी वीकनेसेस है उस पर ग्रो करना बहुत पेनफुल हो जाएंगे। लेकिन जो इजी डिसीजंस हैं अभी, हो सकता है धीरे धीरे पेनफुल हो जाए। सो हमने फ्रेमवर्क डिस्कस किया। पहला है वाइडन योर ऑप्शंस, सेकंड इज रियलिटी टेस्ट योर अजम्पशंस, थर्ड इज अटेन इमोशनल डिस्टेंस, फोर्थ इज प्रिपेयर टू बी राइट और रॉन्ग। जो भी आपने डिसीजन लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन है आज के सेशन से तो आप पूछ सकते हैं।